हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर अकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सीटेड पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ पर आज हम लोग इससे पहले हमने सॉल्व किया था जो जनवरी में से जुलाई में सीटेड का पेपर नंबर 2 था, उसके सीडीपी को सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर 1 की सीडीपी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंशन इवैल्यूएशन। पहला ऑप्शन है हमारा बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हाँ, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो पहला वाला तो सही है, हाँ बिल्कुल जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, बात तो ये भी सही है, लेकिन देखते हैं कौन सा इसका सही हो जाएगा। देखिए, पहला दोनों सही है, या फिर ए आर को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है ए आर, दोनों सही है, लेकिन ए जो है मतलब ए को आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है उसकी। ठीक है, और थर्ड वाला ये सही लेकिन आर गलत, दोनों ही गलत। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं करता ए को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंक की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसे ठहरा रहा है, किस्मत को, या फिर कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को, या फिर योग्यता का अभाव को। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि योग्यता का अभाव। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वेगोस्की के अकॉर्डिंग, वेगोस्की सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। बताइए इसका। पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को ऐसे काम प्रदान करना जो उनकी समझ को वर्तमान से पूरी तरह से असंबंधित हो, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन व मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, छात्रों को सहायता देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, या फिर चौथा ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्ति रूप से बधित और पूरा कर सकें। बताइए इसमें से वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। छात्रों को वर्तमान जो उनका स्तर है उसको जान करके उचित समर्थन देना, उनको गाइड करना और मार्गदर्शन के साथ उनसे काम प्रदान करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। रोल ऑफ टीचर बता रहे हैं इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बताना होगा। पहला ऑप्शन है टीचर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, या फिर टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, या फिर टीचर इम्प्लाइज द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज़, और फिर हो जाएगा द टीचर लिविंग द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन वर्क टू इंडिपेंडेंटली। मतलब शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम को जो का तो लागू कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, हाँ ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर जो है गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी लोग दुनिया के समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। दूसरा है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अध्ययन से संबंधित है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द ओनली अबाउट द प्रैक्टिकल लर्निंग। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज इन द डिफरेंट डोमेन। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अवधारणाओं के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसका सीक्वेंस हमें बताना होगा, सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ऑप्शन है एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड या सिंबल बेस्ड। दूसरा ऑप्शन है इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड या फिर एक्शन बेस्ड, या तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, या फिर चौथा ऑप्शन सिंबल बेस्ड, इमेज बेस्ड या एक्शन बेस्ड। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले एक्शन होगा, फिर इमेज बेस्ड, फिर सिंबल बेस्ड। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व
संज्ञान एक दूसरे के जटिल रूप से संबंधित है। तो बताइए इसमें से ए आर दोनों सही हैं, ए आर को एक्सप्लेन करेगा पहला ऑप्शन, या फिर नहीं करेगा दूसरा ऑप्शन, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर दोनों गलत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर जो है ए को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज अ करेक्ट। डेवलपमेंट को रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट अकर इन द स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर मैनर, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट आर द इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बताइए कौन सा सही होगा। विकास सतत प्रक्रिया असतत प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी कि डेवलपमेंट अकर इन द स्पैनर मैनर नॉट अ लीनियर मैनर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेगोस्की के अनुसार अब बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एडॉप्टेशन के प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, यूज़ ऑफ इनर स्पीच, या फिर सेल्फ रीइंफोर्समेंट, या फिर इक्विलिब्रेशन। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूज़ ऑफ इनर सेल्फ स्पीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाँ, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। बताइए क्या सिखाना है बस कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए। तो इसको पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड होगा, या फिर शोइंग वीडियोज़ होगा, या फिर शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, या गाइडेड डिस्कवरी होगा। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइडेड डिस्कवरी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर द मीनिंगफुल लर्निंग। बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। पहला है हमारा रोट रिहर्सल, या फिर मेनोमिक, ये तो होता है ये रोट रिहर्सल, कॉन्सेप्ट मैपिंग, या फिर इलेबोरेट रिहर्सल। तो बताइए कौन सा नहीं है, ध्यान से बताना होगा आपको, इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो रूट लर्निंग, रटना व दोहराव, ये जो है इफेक्टिव मेथड नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी कर सकते हैं आप, लेकिन इफेक्टिव मेथड नहीं होगा। मेमोनिक्स बनाइए, या फिर एलाबोरेट रिहर्सल करिए, बार बार उसको कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करिए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये रटने और दोहराव नहीं ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किया गया आलोचनात्मक सोचने वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा यह खुला प्रश्न है कि कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। दूसरा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या का समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो बताइए इसका कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इट बेस्ड ऑन द प्राइमरली ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, या मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्लासरूम पेडागोगी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड, यानी कि जो क्लासरूम की पेडागोगी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो मीट करे नीड ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि विविध संस्कृति पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला पढ़ते हैं। कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है, लेकिन आर गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्ड रिट्रीवर है, जबकि वह एक और कुत्ते को देखती है जो कि रस्टी जैसा है दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है। रस्टी जैसा दिखता है लेकिन वो है अलग नस्ल का, तो वह उसे भी कुत्ते ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा को प्रस्तुत करता है। पहला कौन सा हो जाएगा, इकोसेंट्रिक प्रस्तुत करता है, या फिर ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, या एसिमिलेशन, या फिर कंजर्वेशन। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एसिमिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी, टोटली डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल, जेंडर, लर्निंग स्टाइल, एकेडमिक सक्सेस, या फिर सेक्स को। बताइए क्या डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, यानी कि सेक्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, निर्देश देने के बजाय उनसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो उसके ऑप्शन वही होंगे, ए एंड आर आर द ट्रू, या फिर मतलब ए और आर दोनों ही सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है, दूसरे में ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, या चौथा हो जाएगा दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है, क्योंकि और व्याख्या भी करता है इसकी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब ही यही हुआ कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाना समझाना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर देखिए, रिपीटेटिव एंड रियलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वलीन क्रम विकार की, अधिगात्मकता विकलांगता को, या फिर ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेरिब्रल पैसी। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, स्वलीन क्रम विकार की। ठीक है, पहचान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, पहला ऑप्शन, या फिर अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शिक्षार्थी की सामाजिक भावना आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्टिविटी आर रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट, तभी वो फील करेंगे। लर्नर फील इंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व, जब उनके लगेगा कि एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चिल्ड्रंस विद द लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली क्या होते हैं, हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू द पुअर साइट, मतलब कि नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसा दिखने वाले अक्षर और वर्णों को लेकर भ्रम होता है, या फिर बताइए चौथा हो जाएगा हमारा मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लाभदी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए, आमतौर पर सीखने की क्षमता वाला, सीखने की क्षमता यानी कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्णों को लेकर भ्रम होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड वाला। आगे चलते हैं 21 की बात करते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विचारों में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास का पर्यावरणीय समर्थन के से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, डायरेक्टिव पीरियड, नेटिव पीरियड, इंट्यूटिव पीरियड, या फिर सेंसिटिव पीरियड। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेंसिटिव पीरियड कहते हैं इसे, यानी कि संवेदनशील अवधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हाँ, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं, यानी कि प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वेरियस जेंडर और कॉल्ड द जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे उसको, जेंडर टाइपिंग कहेंगे, या फिर जेंडर आइडेंटिफाइंग कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में क्या क्या होता है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्य चर्चा पर काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है, वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सभी बच्चे समान पाठ्य चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये, 23 का। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, यानी कि ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूड इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है सभी का समावेश। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा, छात्र को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों की जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देना। टू प्रमोट द हाई लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग द क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन अगर उससे आप पूछ रहे हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, हाई लेवल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं।
सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो कि अलगाव में होता है। ठीक है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शिक्षा विनश में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ अ मेकिंग मीनिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, सोशो स्ट्रक्चर। सामाजिक रचनावादी के अनुसार लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ अ मेकिंग मीनिंग मेकिंग, यानी अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ लेते हैं यहाँ पर। जबकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। बताइए इसका। दूसरी वाली बात करते हैं, बात तो सही है, पहली वाली तो बात सही है, दूसरा देखते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका दोनों ही बातें सही हैं, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट आंसर। ए एंड आर सही, आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों की लंबाई और वजन की वृद्धि में किसका उदाहरण है? भाई क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है, या चेंज इन द कॉग्निटिव डोमेन है, या चेंज इन द इफेक्टिव डोमेन है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव चेंज, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला वाला, 27 का पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हेज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून की इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस जो है कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? पहला ऑप्शन है इसका सोशल कंसर्न एंड कंसाइन, मोलिटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका ओरिएंटेशन टुवर्ड द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एक्सेप्ट लॉ, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोध, भाषा, व्यक्तिगत अधिकार, या फिर लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारी स्वीकृत कानून, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। टेकिंग द ड्रग्स इन दिस सिचुएशन इज नॉट रियली राइट बट जस्टिफाई तो हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मोरालिटी ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइट ऑफ डेमोक्रेटिकली, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। 29 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ गिफ्ट चिल्ड्रन। गिफ्ट चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में कौन सा बात सही है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा देखते हैं। अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक और सामाजिक भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश और लोकप्रिय अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रतिभाशाली छात्र यानी गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट कंपेरेटिवली एडवांस पेस देन अदर स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियतात्मक अवस्था की विशेषता है? जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू परफॉर्म। पहला ऑप्शन है हमारा क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन एंड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, या फिर इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।